डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी को ओनली के टारगेट प्रेम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। आप इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से पुराने ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ओनली का टेलीग्राम चैनल जो अवेलेबल है ओनली IAS नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मटीरियल गाइडेंस वगैरह इस पर अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आज का पहला सवाल ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। 3 हमें स्टेटमेंट दिए और हमें इनकरेक्ट पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहले में बात की गई है कि ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो सिर्फ अब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि सिर्फ अवशोषित करती हैं, ठीक है, लेकिन एमिट नहीं करती है, उत्सर्जित नहीं करती है रेडिएंट एनर्जी विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज एंड कॉजेज द ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। पहले का मतलब बोलना है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, लेकिन बाद में वो आगे एमिशन उत्सर्जन नहीं करती है। दूसरा में बोला है कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो एनर्जी यूनिडायरेक्शनल वे में सरफेस की ओर एमिट करते हैं। यूनिडायरेक्शन मतलब होता है कि सिर्फ एक ही दिशा में, ठीक है। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, निर्देशांक लेते हैं, जिन्होंने मैथ पढ़ी होगी, एक्स में वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इस तरीके से 1D 2D 3D, एक विमीय, द्विविमीय एंड तीसरा त्रिविमीय। तीसरे में जो बात की गई है, स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रीन हाउसेस इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेज दैट एटमॉस्फेयर कंटेन्स। एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, पर्यावरण में कितनी हमारे ग्रीन हाउसेस गैसेस की क्वांटिटी है, मात्रा है, जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा, ऐसी बात इसमें बोली गई है। तो जहाँ तक हम तीसरे स्टेटमेंट की ओर देखते हैं तो हमें तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही एकदम क्लियर लगता है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम होनी चाहिए एनवायरनमेंट में, जिससे कि ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो इफेक्ट है वो कम से कम होगा। तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी एंड सी यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 की एंड स्टेटमेंट 2 की, एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, सूर्य से, सन से हमारी किरणें आई, धरती पे गिरी, धरती से वो रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई, हिंदी में रिफ्लेक्शन को परावर्तन बोलते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, ये इस जो एमिशन हुआ है, ये रेडिएशन जो हुआ है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में ये आगे फिर जो क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो एक चीज़ हमें पता है, ये अगर आप देखोगे ये वाला कंसेप्ट आपको साइंस में भी मिल जाएगा। अगर आप साइंस नहीं पढ़ते हो तो 11th क्लास की जो अपनी फिजिकल जो जियोग्राफी है, भौतिक जो हमारा भूगोल है, उसमें दिया हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये सही हो गई, गलत हो गई। रीज़न ये है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब भी करती है, अवशोषित भी करती है और बाद में एमिशन भी करती है। दूसरा इसमें बात जो की गई है कि ये जो एमिशन करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या हाइड्रोजन जो वेपर है, वास्प जो है, ये तीनों दिशाओं में ये एमिशन करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या सिर्फ जेड डायरेक्शन में करती हैं। तो पहला अपना गलत हो गया, दूसरा अपना गलत हो गया। रीज़न ये है कि वो तीनों डायमेंशंस में करती है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा हमारा सही है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि ग्लोबल GHG एमिशंस को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन आएगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है। इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर हिंदी में बोले तो हमें अवरोही क्रम में लिखना है। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंशियल सेक्टर एंड कमर्शियल सेक्टर। बेसिक अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी एनवायरनमेंट की तो आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा एमिशन होता है। चौथा ऑप्शन गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में ए आ रहा है। बाकी बी के स्थान पे 2 एंड 4 दिया हुआ है। तो या तो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें या कमर्शियल सेक्टर की बात करें। आज भी क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो हमारा सेक्टर है उसमें ज़्यादा है। कमर्शियल सेक्टर जैसे हमारे बिजनेसेस हैं वो एनर्जी को कम यूज़ करते हैं। चौथा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। हम 1 और 2 तक पहुंच गए हैं, बाकी बचा है कि सी प्लेस में क्या आएगा, 3 या 4। तो रेजिडेंशियल सेक्टर एंड कमर्शियल सेक्टर की बात करें तो अभी भी रेजिडेंशियल सेक्टर में ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
एनर्जी के मामले में इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर उससे कम, रेजिडेंशियल सेक्टर 11% एंड कमर्शियल सेक्टर 6%। ये जो लिया हुआ है वो एक किसी वेबसाइट से ये पिक्चर डाउनलोड की गई है। बाकी अगर आप अदर वेबसाइट्स भी देखेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ये सिमिलर सा ही आपको पाई चार्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। रिसेंटली हमारे देश में ये बात की गई थी कि जो स्पेस सेक्टर है, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में एक तरीके से पूरा का पूरा जो काम है वो इसरो देख रही है। बाकी जो प्राइवेट एजेंसीज हैं या कोई अपने बेसिस पे अपने खुद के दम पे अगर कोई खोलना चाहता है इस टाइप से स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए जो एवेन्यूज़ कोई मतलब रास्ता उपलब्ध उसके लिए नहीं है, इसीलिए इन स्पेस को खोला गया। इन स्पेस में पहले हम बात की गई, ये एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। दूसरा बोला है कि ये फैसिलिटेटर है और रेगुलेटर है स्पेस एक्टिविटीज़ इन द इंडिया। पहला बिल्कुल सही है, एक नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। दूसरा है कि ये भाई रेगुलेटर है एंड फैसिलिटेटर है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो अंतरिक्ष में या स्पेस के मामले में रुचि रखते हैं उन लोगों को ये फैसिलिटेट करेगी। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 करेक्ट। तो पहला हमारा करेक्ट है एंड दूसरा भी हमारा ये करेक्ट है। एक तरीके से ये जो इसरो की ही एक आर्म है, ठीक है, आर्म भी नहीं बोल सकते थोड़ा सा, लेकिन ये क्या करेगी, इंटरफेस के जैसे काम करेगी। इसरो के बीच में इन स्पेस और यहाँ पे प्राइवेट एजेंसीज, तो ये एक तरीके से लिंक का काम करेगी, चेन के जैसे ये काम करेगा। हिंदी में आप इसे यहाँ देखो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, जो हमारे महालेखा परीक्षक हैं, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड स्टैच्यूटरी ऑडिटर है गवर्नमेंट ऑन्ड कॉरपोरेशंस के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहला तो आप गलती कर दोगे क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी आर दी इनकरेक्ट, ये दोनों गलत हो गए। बच्ची बात किसकी, कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन्ड कॉरपोरेशन। अब गवर्नमेंट ऑन्ड जो कॉरपोरेशन है लाइक एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशंस हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशंस हैं, बाकी बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब कंपनियां हैं। तो इन सब का ये स्टैच्यूटरी ऑडिटर है कि उन्होंने कितना खर्चा किया, कितना उनके पास इनकम आई, इन सब का ये। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 ओनली। अब आप में से कुछ लोग जो हैं वो देखते होंगे जो लक्ष्मीकांत के बुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन्हें ये स्टेटमेंट नंबर 2 उन्हें गलत लगेगा। वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज़ के लिए दिया हुआ है कि इनके लिए स्टैच्यूटरी ऑडिटर है, इनके लिए नहीं है। बट जनरली हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनीज़ ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट की जो इक्विटी जो है, शेयर्स जो है वो एटलीस्ट 51% है, 51% प्लस है। एंड आर्टिकल 148 में जो बात की गई है कैग की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात की गई है। पहले में बोला है कि इट्स ए मीडियम टू लॉन्ग रेंज डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में खेती अच्छी होती है, बहुत फसलें भी उगाई जाती हैं, फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो है कि खेत से निकलने के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है नहीं हो पाता है। या तो किसानों की फसलें जो वो ख़राब हो जाती हैं, या फिर उनकी जो सेल्फ लाइफ है, मान लीजिए किसी फसल को हम कोल्ड स्टोरेज में 90 दिन तक रख सकते हैं, अगर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है तो वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ख़राब हो जाएगी। तो देश में हमारे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरे में बात की गई है कि एग्री, ये जो AIF है, इसके थ्रू एग्री एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स, ये दोनों ही जो हैं वो अवेल कर सकते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी। मतलब ये कर्जा ले सकते हैं। या तो कर्जा लेने के लिए आपको या तो एग्री एंटरप्रेन्योर होना पड़ेगा या फिर आपको कोई स्टार्टअप का मालिक होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन टेक द लोन फ्रॉम दिस फैसिलिटी। तीसरा बोला इट इज़ मैनेज एंड मॉनिटर्ड थ्रू दी ऑनलाइन MIS प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अब बात देखिए कि कौन सा करेक्ट होगा। देखो पहला बिल्कुल सही है, इसमें ना लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग है, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल के लिए आपको अगर पैसे चाहिए तो आप ले सकते हो। उन पैसों का आप क्या यूज़ करेंगे, आप कोई कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, इस तरीके का कोई स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके। दूसरा, जहाँ तक इसमें लोन लेने की बात है तो लोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप स्टार्टअप के मालिक हो तभी आपको मिल पाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन A, B, D तीनों इनकरेक्ट हो गए, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर C। अब इसमें क्या कौन कौन अवेल कर सकता है। देखो अगर आप कोई किसान हो, किसानों का कोई समूह, एंटरप्रेन्योर हो, पैक्स हो,
FPOs हैं, JLG हैं, मल्टीपर्पज़ कॉरपोरेट सोसाइटीज़ हैं, PPP मोड में अगर कोई चल रहा है तो वो सब लोग जो है वो अवेल कर सकते हैं। बाकी इसमें MIS प्लेटफॉर्म रहेगा कि कितना लोन गया है, कितना रिकवर हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। हिंदी में आप इसे देख सकते हैं। बाकी किसानों के लिए भी इसमें फैसिलिटी है, जो लोग मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी ब्याज में छूट मिलेगी, इंटरेस्ट रेट जो है छूट मिलेगी, मोरिटोरियम मिलेगा, लंबे टाइम के लिए आप लोन ले सकते हैं, 5 साल 7 साल इस तरीके से। तो ये आज का हमारा यही था। एंड आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी बेनिफिट ले सकें। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। डियर फ्यूचर ऑफ